नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। और आज एक बार फिर वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का दूसरा टेस्ट हो चुका है। और उस दूसरे टेस्ट के अंदर टेस्ट नंबर 2 के अंदर 100% थे 200 अंक के, 100% 200 अंक के थे पेपर फर्स्ट। दूसरा टेस्ट आपके सामने हो चुका है और दूसरे टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन अब ले रहे हैं। जिस विद्यार्थी ने नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज नहीं ली है, जाके टेस्ट सीरीज लें और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट करें और फिर इसकी व्याख्या आपको मिल रही है। विषय विशेषज्ञों के द्वारा ये टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। आपको साइकोलॉजी के सर अलग व्याख्या बताएंगे, हिस्ट्री के मैं बता ही दूंगा, हिस्ट्री कल्चर करंट की, और ज्योग्राफी अलग बताई जाएगी, पॉलिटिकल अलग बताई जाएगी। तो सभी विशेषज्ञों के द्वारा ये आपको आंसर की करवाई जाएगी। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में मिल चुका है। आप ज्वाइन करें नानक क्लासेज ऐप और उसका अध्ययन करें। तो टेस्ट सोल्यूशन नंबर 2 की चर्चा कर रहे हैं। पहला टेस्ट आपको दिया जा चुका है, आप उसका अध्ययन यूट्यूब पे कर सकते हैं, टेस्ट में कर सकते हैं। देखिए जी, पहला प्रश्न, शुरुआत के 10 क्वेश्चन, 10 प्रश्न सीधे के सीधे आपके राजस्थान करंट के आने हैं। सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा राजस्थान के करंट 10 प्रश्न, और हमारा जो आधार रहेगा, करंट का जो आधार रहेगा, वो हमारी नानक क्लासेज की खुद की करंट की बुक आ रही है, उसका होगा। अभी वार्षिक अंक पहुंच चुकी है। ये संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक से 10 क्वेश्चन आपको यहां से दिए गए, मैं आपको बताता हूं। पहला प्रश्न, 2 व 3 मई को कांकरिया गारा भूखिया जगतपुरा में सोने के खानों की ई नीलामी हुई है। यह राजस्थान के किस जिले में है? जिन जिन जिलों की आपको सिलेबस में दे रखा है कि किस महीने का करंट दिया है, और ये मान के चलो आप नानक क्लासेस से पढ़ रहे हैं, तो 10 के 10 क्वेश्चन करंट के सही होने हैं। तो उत्तर आएगा बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा के अंदर एक स्थान है कांकरिया गारा भूखिया जगतपुरा, वहां पे ई नीलामी हुई है 2 और 3 मई को, बांसवाड़ा में है। इसके अलावा आपको स्थान ध्यान रखना है सलूम्बर, सलूम्बर व घाटोल, घाटोल क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे हाल ही में 1000 से ज्यादा 1000 टन से ज्यादा सोने के भंडार मिले हैं। इसके सोने के भंडार अनुमानित हुए हैं। और राजस्थान का सोने के खनन के मामले में, यानी बात करें सोने के भंडार के मामले में, राजस्थान सोने के भंडार के मामले में 25% योगदान दे रहा है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। भूखिया जगतपुरा, और एक स्थान याद रखना आनंदपुरा भूखिया, आनंदपुरा भूखिया या भूखिया कुछ भी है, ये भी बांसवाड़ा के अंदर है। सब सोने के लिए प्रसिद्ध है, तो सोना ही सोना। ठीक है, मेरे देश की धरती सोना गुले हीरा मोती। बांसवाड़ा क्षेत्र में सुलुम्बर खुद जिला बन चुका है। देखो क्या सौगात है, जिला सुलुम्बर, उसमें सोना ही सोना निकले, तो ये तो क्या बात है, सोने की नगरी बन जाएगी सुलुम्बर, है ना। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023 के लिए राजस्थान के 4 कलाकारों को सम्मानित करने की घोषणा की है। उनमें असत्य बताओ। देखो अभी ये सम्मानित करने की घोषणा की थी, अभी दिए हैं, ये कुछ दिन पहले ही दिए हैं, तो इंपॉर्टेंट बनेगा। तो देखो, दौलत वैद्य नाटक और थिएटर कला के क्षेत्र में है, बसंत काबरा सरोद वादक के क्षेत्र में है, गफरुद्दीन मेवाती तबला वादक, और मोइनुद्दीन खान सारंगी वादक। इन चारों में से एक असत्य है, वो कौन सा है? तो वो है गफरुद्दीन मेवाती। मेवाती नाम आते ही दिमाग में रखना है मेवाती घराना, जो अलवर भरतपुर का है। तबला वादक नहीं है, ये है बपंग वादक। क्या है? बपंग वादक। ठीक है, ये याद रखना, बपंग वादक। इस पुलिस प्रशासन की रेंज ने लोकसभा चुनाव के मध्य नजर अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन निर्भय शुरू किया था। देखो, जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए थे, तो सीधी सी बात है कि इन चुनावों के तहत क्या है कि अपराधी बहुत होते हैं, हर प्रकार के, नकदी पकड़ी जाती है, नशे वाले होते हैं और होते हैं। ये नॉर्मल। आप जब आपके गांव में सरपंची का चुनाव होता है ना, सरपंच का क्या हालत होती है, तो एमएलए और जो एमपी के चुनाव होते हैं उनमें तो बहुत खतरनाक ये सिस्टम चलता है। तो धरपकड़ के लिए भरतपुर के अंदर ऑपरेशन निर्भय चलाया गया है। इसके अलावा भरतपुर में ऑपरेशन अरावली चलाया गया है अवैध खनन के खिलाफ। बंसी पहाड़पुर का क्षेत्र है, यहाँ अवैध खनन होता है बहुत ज्यादा, इसलिए। और एक ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया है, ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया है साइबर के लिए, साइबर सुरक्षा के लिए। डीग और भरतपुर में ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया, और ऑपरेशन अरावली अवैध खनन के लिए। ये 3 है भरतपुर के, तीनों को याद रखना है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के बारे में असत्य कथन बताओ।
मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। इसके तहत दी जाने वाली जो राशि है वो पहले 10,000 थी, अब बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ध्यान रखना इस क्लास के अंदर, क्योंकि टेस्ट पूरे 100 क्वेश्चन का हुआ था। योजना के तहत पहली और दूसरी बालिका के जन्म पर और उसके बाद नसबंदी करवाने की स्थिति में राशि दी जाएगी। बिल्कुल सही है। उद्देश्य समाज में लिंग भेद उन्मूलन और बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करना है। सारे के सारे सही पॉइंट। ठीक है, अगला 1 से 10 अप्रैल 2024 तक युद्धाभ्यास गगन शक्ति का आयोजन कहां हुआ? मतलब फिक्स है, आरपीएससी ने एक युद्धाभ्यास पूछना ही पूछना है। ठीक है, तो 1 से 10 अप्रैल 2024 तक युद्धाभ्यास गगन शक्ति का आयोजन कहां किया गया? पोखरण जैसलमेर के अंदर। अभी मैं 2024 के आपको युद्धाभ्यास बताऊं तो महाजन के अंदर बहुत सारे युद्धाभ्यास हुए, जैसे भारत प्लस जापान, इसके बीच हुआ धर्म गार्जियन। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। भारत व यूएई के बीच हो चुका है डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है, और भारत व सऊदी अरब के बीच हो चुका है साडा तनसीक। ये 3 प्रश्न 4 बार आ चुके हैं। इसके अलावा 20वां भारत अमेरिका युद्धाभ्यास हो चुका है, ये प्रश्न आ चुका है, अभी आया है पशु परिचर में। इसके अलावा अनंत शक्ति युद्धाभ्यास, ये महाजन बीकानेर के अंदर हुआ। ये सारे प्रश्न आ चुके हैं, ये सारे पेपर में आ चुके हैं। और पोखरण में गगन शक्ति हुआ है। एक और याद रखना, तरंग शक्ति, और ये पक्का आएगा, तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2024 कम से कम 10 से 12 देशों ने भाग लिया था, वायुसेना के देशों ने भाग लिया था, और जोधपुर में हुआ। और जोधपुर में दूसरा चरण हुआ था, पहला तमिलनाडु के अंदर हुआ था। ये ध्यान रखना, फिक्स है, प्रश्न आना ही आना। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने इस बार राज्यसभा में 8 सीटें जीती, राजस्थान में 8 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 25 में से 14 सीट जीती। भाजपा का वोट शेयर वर्ष 2019 की तुलना में 9.83% घटा। तो तीनों ही पॉइंट सही है, कारण कि कांग्रेस पार्टी ने 8 सीटें जीती। कांग्रेस ने किसके साथ अब की बार गठबंधन किया था? कांग्रेस ने इंडिया के साथ किया था, तो इंडिया के साथ मिलकर टोटल 11 जीती, अकेले 8 जीती। भाजपा ने 25 में से 14 जीती और 2019 की तुलना में 9.83% घटा। तो तीनों ही पॉइंट सही हैं, क्योंकि पिछली साल उससे पिछली 2 बारी में कांग्रेस को सीट ही नहीं आई, अब की बार 8 सीट आई है, तो भाजपा का तो घटेगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बारे में सत्य है? क्योंकि आपको शायद अप्रैल और मई का करंट दिया था, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन। गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। बिल्कुल सही है। कैलाश चौधरी को बाड़मेर लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल सही है। दुष्यंत सिंह ने लगातार 5वीं बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, जबकि वैभव गहलोत जालोर सीट से हार गए। बिल्कुल सही है। कौन सा सत्य है? तो सारे सत्य है। देखो, ये अभी पशु परिचर में प्रश्न आया है। पशु परिचर के पेपर में आया कि राजस्थान के सांसदों में सबसे ज्यादा बार लोकसभा सीट 5वीं बार जीतने वाले दुष्यंत सिंह, ये प्रश्न आया ना अभी, तो आपको ऐसे याद रखने। और नानक क्लासेज शिव सर दूसरा यूट्यूब चैनल है, मैं आपको बता देता हूं, नानक क्लासेज शिव सर यूट्यूब चैनल है ना, उस पर मैं 2nd ग्रेड के लिए स्पेशल संस्कृत विभाग के लिए करंट करवा रहा हूँ, और वहां से 10 के 10 प्रश्न पक्के सही होंगे। तो वहां से जुड़ जाना जो नहीं जुड़े हैं अभी तक। डेली शाम को 5:30 पर क्लास आती है, नहीं आती तो नोटिफिकेशन नहीं आता। राजस्थान में संचालित प्रमुख अभियान और ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राजस्थान में संचालित प्रमुख अभियान और ऑपरेशन के संबंध में, ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान श्री गंगानगर में मादक पदार्थ, शराब और हथियारों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चलाया गया। यशस्वी सरपंच अभियान 31 जनवरी 2024 से राजस्थान पत्रिका और अल्ट्राट्रेक सीमेंट द्वारा शुरू किया गया।
15 फरवरी 2024 से राजस्थान सरकार द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान मिलावटखोरी पर रोकथाम के लिए शुरू किया गया। धौलपुर में एनसीसी बटालियन द्वारा पुनीत सागर अभियान चंबल नदी की सफाई के लिए आयोजित किया गया। 4.4 में से सही बताना है, सही बताना है आपको। देखो भाई, ये गंगानगर वाला सही है, यशस्वी सरपंच अभियान अल्ट्राटेक सीमेंट ये भी सही है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार ये भी सही है। ये गलत है क्योंकि धौलपुर की जगह ये कोटा आएगा, धौलपुर की जगह कोटा आएगा। तो 3 तो है सही, 1 2 3, ये केवल 1 2 3 सही, ठीक है। कथन 1, राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान 30 जून 2024 को पोलियो दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। बिल्कुल। कथन 2, इस अभियान का उद्देश्य 5 वर्ष से कम आयु के 1.07 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना है। तो कथन दोनों ही सत्य है। याद रखना, ऐसे कथन के प्रश्न फिक्स पेपर में आते आते। निपुण भारत अभियान का उद्देश्य किस आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना है। अब शिक्षा विभाग के जितने भी मतलब क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे शिक्षा जगत के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो उत्तर आएगा कथन 2 और 3, 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये नहीं है। अभी उत्तर आएगा कथन 2 सिर्फ सही है। तो कथन 1 गलत है किंतु कथन 1 सही है, 2 सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। अब देखो, अब प्रश्न आ गया, आपका टॉपिक था भाषा व साहित्य, भाषा व साहित्य का प्रश्न था। और मैं आपको बता देता हूँ इसका सोर्स हम कहाँ से ले रहे हैं। तो खुद नानक क्लासेस की 6 से 12 की पुस्तक, 6 से 12 की पुस्तक है, इसका अध्ययन करना है आपको। इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इतिहास और कल्चर, इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं कक्षा 9 और कक्षा 10 और कक्षा 12। इतना गजब का एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया है। तो अब तक जो विद्यार्थी पुस्तक को नहीं ले पाया है, 6 से 12 की पुस्तक जरूर लेकर अध्ययन करें। आपको और 6 से 12 का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस ये ले आओ, ठीक है। हाँ जी। तो विक्रम संवत 835-913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवल्यमाला में मरु भाषा सहित कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है। बार बार ये प्रश्न आ रहा है पेपर में। तो कितनी, 18 भाषाओं का उल्लेख है। विक्रम संवत 835-913 ईस्वी की बात है। उद्योतन सूरी द्वारा ग्रंथ लिखा गया था कुवल्यमाला, उसमें मरु भाषा सहित कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 18 भाषाओं का उल्लेख है, ये ध्यान रखना। इस वर्ष सर्वप्रथम जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। गजब के प्रश्न है, हमारी राजस्थान की भाषा को जरूर याद रखना। तो सन 1912 में पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। डॉक्टर इब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में बांटा। यह भी गजब का प्रश्न है। डॉक्टर इब्राहिम ग्रियर्सन ने तो कितने, 5। कौन कौन सी, उन्होंने कहा, बोले पश्चिमी राजस्थान, 5 कितने प्रकार की, 5। एक उन्होंने कहा पश्चिमी राजस्थानी है, दूसरी कहा कि मध्य पूर्वी राजस्थानी है, मध्य पूर्वी राजस्थानी है, मध्य पूर्वी राजस्थानी है 2। उसके बाद इनके द्वारा कहा गया उत्तरी पूर्वी, ये मध्य पूर्वी है और ये उत्तरी पूर्वी राजस्थानी भी बताएगी। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी जैसे मेवाती क्षेत्र हो गया, मध्य पूर्वी के अंदर जैसे ढूंढाड़ी आ गया। तो टोटल 5 प्रकार की बताई। एक इधर वाली बताइए आपकी दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और एक दक्षिणी राजस्थानी, ठीक है। ये 5 प्रकार इन्होंने बताई। बोलियों का वर्गीकरण ऐसे किया, पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। थली व गोड़वाड़ी किसकी उपबोलियां है। एक थली हो गया, एक गोड़वाड़ी हो गया, किसकी उपबोलियां है, मारवाड़ी की। और मारवाड़ी को राजस्थान की मानक बोली कहते हैं, राजस्थान की मानक बोली कहते हैं। राजस्थान की मानक बोली किसको कहते हैं, मारवाड़ी को सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है, सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है कौन सी, मारवाड़ी। हम कहीं भी जाते हैं, हमारे राजस्थान से बाहर कहीं जाते हैं, वो तो इतना ही कहेगा, क्या कहेगा, क्या मारवाड़ी आ गया, क्या बोला है, क्या मारवाड़ी बोला है, मारवाड़ी। मारवाड़ी सारा मिक्स है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, बागड़ी में, पंजाबी में सारा मारवाड़ी आज। तो क्या कठुआ आया हो, क्या मारवाड़ी है, क्या कौन ओछो है, क्या मैं मारवाड़ी हाँ, ठीक है। तो मारवाड़ी
वह बोली जिसमें 6 शब्द का प्रयोग है, इस शब्द का गुजराती प्रभाव को इंगित करता है। अभी ताजा आया है पशु परिचर के अंदर, और इस पुस्तक में सीधा सीधा एकदम बढ़िया तरीके से कितने नंबर का प्रश्न और बता देता हूँ। वैसे मैंने सारा आपको ना वो बताया था टेलीग्राम पे, आप देख लो। 9 नंबर प्रश्न है, वह बोली जिसमें 6 शब्द का प्रयोग है, इस शब्द का गुजराती प्रभाव को इंगित करता है। ढूंढाड़ी, ठीक है, ढूंढाड़ी के करे 6, जयपुर वाले बोलते हो ना, दोसा वाले के करे 6 शब्द का प्रयोग आता है। के करो छो। पूर्व मध्यकालीन भक्ति काल 1450 ईस्वी से 1650 ईस्वी में रचित ग्रंथों व लेखकों के बारे में सत्य कथन बताइए। लेखकों के बारे में देखो, रामरासो ग्रंथ माधोदास ददवाड़िया गो है, हरिरस ग्रंथ ईसरदास रो है, और नागदमन ग्रंथ सयाजी झूलांगो है। उपयुक्त सभी। अब आप सोचोगे सर ये परेशानी कहाँ से आ गई, कैसे याद करें। जैसे 12 वाली कक्षा 10 का एक चैप्टर है, कितने नंबर है, शायद एक 5वां पता नहीं, 6ठा है, 9 नंबर राजस्थानी भाषा साहित्य, और एक कक्षा 12 का चैप्टर, 2 ही चैप्टर पढ़ने, चाहे भाषा का प्रश्न आए, चाहे बोली का, चाहे साहित्य का, इससे बाहर एग्जामिनर जाएगा नहीं, ये सोच लो। दयालदास श्री ख्यात में बीकानेर के शासक राव बीकाजी से लेकर किस शासक तक के इतिहास का वर्णन है। अब हमें पता नहीं कहां तक है, लेकिन कक्षा 10 की बुक ये कहती है कि अनूप सिंह तक है। कितने तक? अनूप सिंह। विजयदान देथा की किस रचना पर पहली नामक फिल्म का निर्माण हो चुका है। ये देखो भी, विजयदान देथा, जिनका उपनाम है बिज्जी, जिनका उपनाम है बिज्जी, इन्हें कहते हैं राजस्थान का शेक्सपियर, राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं, शेक्सपियर कहते हैं, ठीक है। द्विधा नाम की जो इनकी रचना है उस पर पहली नामक फिल्म का निर्माण हो चुका है, ये ध्यान रखना। अच्छा, बातारी फुलवारी 14 खंड है, यह प्रश्न भी आता है कि कौन सी रचना 14 खंडों में बहता है। बातारी फुलवारी। अलेखू, हिटलर, उलझन, ये भी सारी किसकी है? विजयदान देथा की। निम्न में से कौन सी रचना विजयदान देथा बीजी की नहीं है? यह देखो, उपनाम बीजी, विजयदान देथा, सपन प्रिया है, अंतराल है, चौधराइन की चतुराई है। सपन प्रिया, अंतराल, चौधराइन की चतुराई, ये सारे सही है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे मुम्मल विजयदान देथा की नहीं है तो फिर किसकी है। देखते हैं कितने विद्यार्थियों का कमेंट आता है। मुम्मल रचना चाहे गूगल से सर्च करना, चाहे बुक से सर्च करना, कहीं से मुझे बताना कि मुम्मल है वो किसकी रचना है, क्योंकि सारी बातें आपको मैं बता दूंगा तो फिर आप क्या पढ़ोगे, आपके दिमाग में क्या आएगा? कोई प्रश्न नहीं आएगा, है ना। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा, तो वो है जागती ज्योत, ठीक है, जागती ज्योत। मधुमती पूछे तो राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की है। मधुमती पूछ ले कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका निकाली जाती है, तो मधुमिता। और बीकानेर के राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी जागती ज्योत निकालती, ठीक है। रासो काव्य ग्रंथ में किसका वर्णन होता है? रासो जो काव्य ग्रंथ है उसमें किसका वर्णन होता है? युद्ध और वीरता का होता है। ये बार बार प्रश्न पेपर में आ चुका है। रासो, युद्ध और वीरता, ये जब आप अपनी इसी बुक का संदर्भ अगर ले सकते हैं, इसमें मैंने सारे के सारे टोटल जोड़ के बनाए हैं कि कहीं भी अगर प्रश्न आपको लगे तो आप कर सकते। राजस्थान में मराठों के शुरुआती दौर में किसने चौथ और सरदेशमुखी कर वसूला था? अब ये प्रश्न आ गए 1857 की क्रांति। अब आप पूछोगे सर इसका सोर्स कहाँ से लिया गया है? कक्षा 9 की पुस्तक है, आरबीएससी हमारी जो नानक क्लासेज की पुस्तक है, इसी का सोर्स है। 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो 2-3 शुरुआती लाइनों में ऐसे प्रश्न आते हैं, वहां से एक प्रश्न दिया गया है। पेशवा बाजीराव, मराठा पेशवा बाजीराव के द्वारा शुरुआती दौर में राजस्थान में चौथ और सरदेशमुखी कर वसूला था। ऐसा प्रश्न आज तो घूमते रह जाओगे आप। जयपुर व मराठों की सेनाओं के बीच तुंगा का युद्ध कब हुआ? अब उसके अंदर यह भी आया हुआ है, शुरुआत में भी कैसे मराठा वगैरह आते हैं, फिर कैसे क्रांति होती है। तो तुंगा का युद्ध हुआ 1787 में, ठीक है। और जयपुर शासक थे प्रताप सिंह। पाटन का युद्ध और तुंगा का युद्ध दोनों प्रताप सिंह के समय होते हैं। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक के बारे में असुमेलित बताओ। टॉपिक 1857 की क्रांति। हाँ, तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, उसमें सिलेबस है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बार बार अभ्यास करें, क्योंकि बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको वास्तव में अध्यापक बनने की लालायत है ना, आप में मुझे अध्यापक बने, तो आप पढ़ के कितना ही लो। मेरे सामने बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं कि सर पिछली भर्ती में मैं रह गया, तो मैं उसे एक ही बात पूछता हूँ, क्या तूने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की किसी की भी, चाहे कहीं से भी है, क्या आपने बार बार अभ्यास किया? बोले सर मैं पढ़ा तो 12-12 घंटे था, लेकिन मैंने कभी एक टेस्ट नहीं दिया।
अब आप टेस्ट नहीं दोगे, आप अपने युद्धाभ्यास क्यों करवाते हैं भाई? इतना पैसा सरकार खर्च करती है, इतना पैसा सरकार खर्च करती है, बाहरी देशों को बुला बुला के युद्ध अभ्यास करती है, और एक साल में कम से कम सैकड़ों अभ्यास करवाती है। क्यों? कि जिस दिन युद्ध होगा उस दिन वो सैनिक हमारे तैयार रहेंगे, हमारे हथियार तैयार रहेंगे। ये तो जरूरी थोड़ी है एक बार हथियार दे दिया सैनिक मस्ती मरे। सैनिकों का अनुशासन कितना होता है, आप और से सीख कहीं से नहीं लो, इससे सीख लो। कारण कि आपने अभ्यास किया नहीं और आप सीधे पेपर में जाके बैठ गए, आपकी इतनी तैयारी थी लेकिन आपको पर्सन टैकल नहीं करना आता है, आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आता है, तो आप कैसे नौकरी लग जाओ? अगर नौकरी लगना ही है तो पढ़ कम लो, अभ्यास करो जितना ज्यादा उसके, जितना ज्यादा, और संतुलित पढ़ो। ऐसे नहीं इतने बड़े बड़े पोथे लाके रख रखे हैं, आज तक उनको कभी पढ़ा ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि आप करंट नानक क्लासेस की डेली क्लास लो 10 से 15 मिनट की, और डेली ये बुक ले आओ वार्षिकांक 10% पक्के। और आप कचरा मचरा क्यों पढ़ते हो? अब 6 से 12 की पुस्तक कौन सी है, कुछ आप ये पढ़ो। आप 6 से 12 ले, हिस्ट्री का कल्चर का कोई प्रश्न गलत हो जाए अपनी गारंटी, कोई अपवाद आ जाए, वो तो दुनिया में अपवाद होते हैं, होगा नहीं। अब पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है? ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी, न कि बस ठीक है पोथे ले आए, हाँ जी तू कौन सी लाया, मैं ले लिया, तूने कौन सी अलमारी में रख दी, मैंने वो अलमारी में रख दी, और ये उस सर की किताब बड़ी बढ़िया। अरे तू एक किताब पढ़ ले, एक से पढ़ पढ़ के ही नौकरी लग जाएगा तू, और बोल बस उसको बार बार पढ़। तो उत्तर क्या आएगा? कुरोली रियासत के मदन पाल थे, टोंक रियासत के अमीर खां पिंडारी, बूंदी के राम सिंह, और अलवर रियासत के विनय सिंह या बन्ने सिंह। और विनय सिंह बन्ने सिंह आरबीसी की बुक में दे रखा है, दोनों में से कोई आ गया वो उत्तर होगा, ठीक है? हाँ, तो यहां उत्तर होगा टोंक रियासत के रियासती शासक में कौन सा है सुमेलित नहीं है? अमीर खां पिंडारी नहीं था, उस समय वजीरुद्दौला था, ठीक है? और उसके बाद में आ गया था आलम खां, ठीक है? क्योंकि टोंक मुस्लिम रियासत थी एकमात्र, और नवाबों का शहर इसको कहते। अंग्रेजों के कप्तान ब्लेक की हत्या किस रियासत की राजमाता बटियाणी को अधिकारच्युत करने के प्रयास से क्रुद्ध होकर वहां के लोगों ने कर दी थी? अब ये प्रश्न देखो, 1857 की क्रांति के समय, और अंग्रेजों के कप्तान थे ब्लेक, क्या थे? ब्लेक की हत्या किस रियासत की राजमाता बटियाणी थी को अधिकारच्युत कर दिया, यानी उसके अधिकार को समाप्त कर दिया करने के प्रयास से क्रुद्ध होकर वहां के लोगों ने कर दी थी? जयपुर। तो ब्लेक है तो जयपुर। ब्लेक पोट्री कोटा की, ब्लू पोट्री जयपुर की, ब्लेक पूछे तो ये जयपुर, ठीक है? नीमच में 1857 की क्रांति कब हुई? नीमच में 1857 की क्रांति कब हुई? 3 जून 1857 की क्रांति नीमच में हुई थी। नेतृत्व किया था हीरा सिंह, हीरा सिंह और मोहम्मद कुली बेग ने। मोहम्मद कुली बेग ने क्या था, यहां से जो सैनिक है वो भागे थे, और उनको भागे थे, उनको मेवाड़ के जो शासक थे स्वरूप सिंह, उन्होंने जग महलों में शरण दी थी। वही नीमच है, वर्तमान में एमपी में आती है, ये वर्तमान मध्य प्रदेश के अंदर आती है। उस समय पूर्व में ये मेवाड़ रियासत में थी क्रांति के समय, और मेवाड़ के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सावर्स, सह स्वरूप सह सावर्स, दोनों याद रखिए। 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा युद्ध के बारे में बताइए। बिथोड़ा युद्ध के बारे में बताना है। बिथोड़ा का मैदान पाली में है, बिल्कुल। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने सिंघवी कुशल राज व अनार सिंह, या इसको अनाड़ सिंह भी कहते हैं, अनाड़ सिंह या अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया और सिंघवी कुशल राज जान बचाकर भाग गया। सारे कथन है सही है, ठीक है? याद करो, पिथौरा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था। 1857 की क्रांति के समय रावत केसरी सिंह किस ठिकाने के जागीरदार थे? बहुत ही गजब का प्रश्न, रावत केसरी सिंह। और ये सारे प्रश्न बस मैंने बता दिया ना आपको, जो बात बताई, अगर जिसने पल्ले पड़ गई, नहीं पड़ी तो सलूम्बर के थे। एक याद रखना, जोध सिंह कोठारिया के सामंत थे। ये प्रश्न भी बहुत बार आता है, कोठारिया के सामंत, जोध सिंह कोठारिया के सामंत, और केसरी सिंह सलूम्बर के। धौलपुर रियासत में हुई क्रांति के बारे में सत्य कथन बताओ। के बारे में एक कथन बताना है धौलपुर में, आगे ऑप्शन है नहीं, एक के बारे में कथन बताइए, ठीक है? हम बताओ जल्दी से। धौलपुर में अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई। ग्वालियर व इंदौर के राव रामचंद्र सिंह और हीरालाल के नेतृत्व में क्रांति की गई। दिसंबर 1857 में पटियाला की सेना ने आकर क्रांतिकारियों को दबाया। सारे से देखो, धौलपुर के बारे में ये होता है कि क्रांति बाहर के लोगों ने की थी और दबाई भी बाहर के लोगों ने, ठीक है? ये ध्यान रखना। 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां,
मियां उस्मान और सादुल्ला खां मुगल साम्राज्य से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा, इनका संबंध किस रियासत से है। अब आरबीएसई की बुक में ऐसा प्रश्न देखा, ढूंढते रह जाओगे बड़ी बड़ी किताबों में। 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां, मियां उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा, इनका संबंध किस रियासत से है। तो उत्तर आएगा जयपुर, क्योंकि सारे मुस्लिम समझ के टोंक कर देंगे या कोई और कर देंगे, तो उत्तर आएगा जयपुर। ऐसे प्रश्न आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या करवा दिया, करंट का पोर्शन करवा दिया, हिस्ट्री का करवा दिया और कल्चर का करवा दिया। बाकी सर आपको साइकोलॉजी, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल का जो मेथड है वो समझाएंगे, सारा पूरा विवरण देंगे। ये है हमारी टेस्ट सीरीज नानक क्लासेस जैप में प्रथम टेस्ट सीरीज। जो माइनर टेस्ट आपको मिलेंगे 10, मेजर मिलेंगे 3 और फाइनल टेस्ट 2 मिलेंगे। और वीडियो कोर्स भी उपलब्ध है पूरे सेकंड ग्रेड का, पूरे 100 प्रश्नों पर आधारित फर्स्ट पेपर का। दूसरा टेस्ट आज मैंने आपको बता दिया, अब बाकी सर आपको अच्छे तरीके से बाकी विषयों का विश्लेषण बताएंगे। तो वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर जरूर करना, अभी और क्लासें बाकी। आज ये प्यारे साथियों टेस्ट सीरीज का जो सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर आपका हुआ है उसका कुछ सॉल्यूशन आपके सामने है कि एरिक एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। तो याद रखो, पहल और दोष, ये दोनों बातें आपको प्रश्न में दे दी गई है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। उसके बाद अगर बात करें किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान विरोध की अवस्था है, ये कथन किसने कहा है। स्वाभाविक सी बात है प्यारे साथियों, कथन किसने कहा है, स्टैनले हॉल ने कहा है। स्टैनले हॉल ने ये कथन कहा है कि किशोर जो होता है उसकी अवस्था जो है संघर्ष तूफान दबाव जो है विरोध की अवस्था है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो याद रखना, मानसिक विकास का संबंध शिक्षार्थी का वजन व ऊंचाई नहीं है, जबकि तर्क चिंतन तो है, स्मृति का विकास है, अवबोध की क्षमता है। इसका मतलब शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई जो है वह शारीरिक विकास से संबंधित घटक है। उम्मीद करता हूं सबने सही किया होगा। अगला प्रश्न है किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांत के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये बात किसने कही है प्यारे साथियों, ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है, ये बात जिन प्याजे ने कही है। किसने, जिन प्याजे ने। तो कथन आधारित प्रश्न तो बहुत अच्छे से आपको करके आने हैं। बाल मनोविज्ञान का वह कौन सा सिद्धांत है जो प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। आपको सिलेबस के अंदर बहुत अच्छे से तरीके से मैंने आपको बताया है कि 4 या 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित कौन सा सिद्धांत है बेटा, साइको एनालिटिकल, सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो देखो थोड़ा सा मैं आपको इतनी डिटेल नहीं करवा रहा हूं बेटा, इसकी डिटेल नहीं करवा रहा हूं। क्यों, क्योंकि YouTube के ऊपर ये आपको जो है सॉल्यूशन दे दिया गया है ना। YouTube पे आप इसकी और डिटेल व्याख्या भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो कि मानसिक विकास का संबंध नहीं, हमारे नानक क्लास के YouTube चैनल पर डाल दिया है मैंने। मानसिक विकास का संबंध फिर से आ गया प्रश्न, शिक्षार्थी का वजन व ऊंचाई ये शारीरिक विकास से संबंधित घटक है। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। याद रखो, फ्राइड जो है वह मुखावस्था, गुदावस्था और लैंगिक अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य या सुप्त अवस्था और फिर जननेन्द्रिय अवस्था, ये अवस्थाएं बताते हैं। और इनमें कहते हैं कि जैसे ही बच्चे के अंदर लैंगिक अवस्था आती है, यानी बच्चा लगभग कितने साल का हो गया है, 3 से 5 साल का है, तो उसका ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, लैंगिक अवस्था हो जाएगा बेटा। अगला प्रश्न देखो कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है प्यारे साथियों, कथन श्रीमती हरलोक का है। किसका है, श्रीमती हरलोक का है। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण को इंगित करता है, बालक के किस लक्षण को इंगित करता है प्यारे साथियों, बहुत अच्छे से बताया हूं कि वह खगोलीय घटनाओं का भी बालक क्या करता है, सजीव चिंतन करता है। उसको लगता है कि सूरज उसके साथ चल रहा है, ये सजीव चिंतन में आएगा। किस में आएगा, सजीव चिंतन में। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। याद करो, सबसे पहली अवस्था मैंने आपको संवेदी गामक अवस्था ही तो बताई है। संवेदी गामक या क्रियात्मक, जिसको अपन 2 वर्ष तक मानते हैं और जिसकी मैंने आपको 6 उप अवस्थाएं बताई है, 6 उप अवस्थाएं बताई है। स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटो, स्टेज ऑफ टर्सरी सर्कुलर रिएक्शंस, स्टेज ऑफ न्यू इन्वेंशन थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। तो याद रखना, उसमें जो पहली अवस्था है वह जन्म से 2 वर्ष है। कितनी है बेटा, जन्म से 2 वर्ष है।
बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग बताओ क्या है? उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना चाहिए, शिक्षकों का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना चाहिए, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना चाहिए। तो हमारा सही आंसर होगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना होना चाहिए। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। यानी किशोरावस्था में बच्चे का चरित्र निर्माण कब हो सकता है? जब वह कोई आत्म चेतना करे, यानी खुद आत्म चेतना करे और उसका क्या हो? आधार हो। तो इसको बोलेंगे आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था। याद रखना बहुत अच्छे से। अगला प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया, ऐसा कहने वाले कौन हुए बेटा? बीएफ स्किनर हुए हैं। ठीक है। उसके बाद में है बालक का विकास परिणाम है किसका? वंशक्रम का, वातावरण का। वंशक्रम है वातावरण की अंतःक्रिया का। बिल्कुल यार, याद रखना वंशक्रम है वातावरण का है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान का वह कौन सा सिद्धांत है? आ गया वापिस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है शेषावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। नहीं है पूछा है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये तो है सर। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ये भी है सर। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये भी है सर। चिंतन प्रक्रिया नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? चिंतन प्रक्रिया। प्यारे साथियों, आपको लगेगा कि सर चिंतन तो होता है, अतार्किक चिंतन होता है ना, तो प्यारे साथियों चिंतन लिखा हुआ न कि अतार्किक चिंतन। अतार्किक चिंतन होता तब बात अलग। चिंतन प्रक्रिया शेषावस्था की विशेषता नहीं है। अगला है फिर से शेषावस्था की क्या विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता होती है सर, दूसरों पर निर्भर तो होता ही होता है। नैतिकता का, मानसिक विकास में तीव्रता देखने को मिलती है। तो सर इसका मतलब नैतिकता उसके अंदर क्या होती? नहीं होती। लॉरेंस कोहलबर्ग, गिल्लीगन और जीन प्याजे तीनों कहते हैं कि बालक के अंदर नैतिकता 3 से 4 वर्ष के बाद में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है? याद रखना बेटा, बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है। ठीक है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है। बिल्कुल विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। बिल्कुल मैंने बताया आपको। विकास रेखीय होता है। गलत बात, विकास रेखीय नहीं होता। श्रीमती हरलोक कहती है कि विकास लयात्मक होता है। विकास क्या होता है? लयात्मक होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, विकास लयात्मक होता है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल सही है। ठीक है। तो प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है शारीरिक विकास का कौन सा चित्र? स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। हमारा सही आंसर होगा स्नायु मंडल। नर्वस सिस्टम शारीरिक विकास से संबंधित है, बाकी आपका मानसिक, सामाजिक और भावात्मक विकास से संबंधित पहलू है। इस तरीके से आपका ये सेकंड पेपर था। टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी है। अगले पेपर सॉल्यूशन में मिलेंगे। अगर आपको इन प्रश्नों की डिटेल देखनी थी बेटा, तो मैंने आज ही की क्लास जो है यूट्यूब पे डाली है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के साथ में, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अंत में मैंने ये आपको सॉल्यूशन करवाया। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार सभी को। नाना क्लासेस के क्लासरूम में आप सभी प्रिय साथियों का स्वागत है। देखिए, हम जो सेकंड ग्रेड का है आज वो द्वितीय प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ठीक है। आप का ये जो प्रश्न पत्र है, देखो अभी शुरू के जो प्रश्न है ना, वो हम इतने टफ नहीं दे रहे हैं ताकि आपके नंबर अच्छे हैं, एक आपको मोटिवेशन मिले, जिस करके आप जो है वो थोड़ा सा अच्छा पढ़ना शुरू करें, है ना। अब धीरे धीरे जो है प्रश्नों का लेवल भी आगे पेपरों में बढ़ता जाएगा। अच्छा, अपने आज जो है वो सेकंड पेपर को हल करें। तो इसमें अपनों के जियोग्राफी के जो प्रश्न है वो देखिए। देखो, पहला प्रश्न आपके सामने आया है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर करक, विषुवत, मकर यानी तीनों रेखाएं गुजरती है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। देखो, आपको है ना कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई महाद्वीप में दो, किसी में एक, इस प्रकार से करक रेखा या कोई मकर रेखा या भूमध्य रेखा गुजरेगी होती। लेकिन ऐसा जो महाद्वीप है जहां पर ये अगर बात करें दोनों की, दोनों जो तीनों रेखाएं जो देखने को मिलती है, उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। ये कौन सा महाद्वीप हो गया? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो इस महाद्वीप से जो है वो एक इस प्रकार से रेखा होकर गुजर जाती है, एक रेखा जो है इस प्रकार से होकर गुजर जाती है, और एक रेखा जो है वो ऐसे गुजर जाती है। ऊपर वाली रेखा जो है इसका नाम है करक रेखा। कौन सी रेखा? करक। नीचे वाली जो रेखा है उसका नाम है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और नीचे वाली जो रेखा है इसका नाम क्या है? मकर रेखा। अब देखो, यदि हम बात करें तो करक रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। मकर रेखा के नीचे वाली जो जलवायु होगी वो कैसी देखने को मिलेगी? आप कहोगे सर वो जलवायु होगी कैसी?
शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण कैसी जलवायु होगी? शीतोष्ण। तो यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं वेल्ड। वेल्ड घास के जो मैदान है वो, प्लस याद रखना यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मक्का ट्रायंगल। मक्का की फसल बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मक्का त्रिभुज आपको कहाँ देखने को मिलता है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। यहाँ जो देश है वो कौन सा है? जो मक्का रेखा के दक्षिण में, का नाम है दक्षिणी अफ्रीका। तो एक तो ये मिल गई। वैसे अगर मैं आपको बात बताऊं ना, तो यहाँ पर एक द्वीप और है जिसका नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है? मेडागास्कर। क्या नाम है? मेडागास्कर। हाँ जी। तो मक्कर रेखा जो है वैसे टोटली 5 देशों से होकर गुजरती है अफ्रीका के। भूमध्य रेखा जो 6 देशों से होकर गुजरती है। सॉरी, कर्क रेखा की बात करें तो ये 6 देशों से हो। बताइए मेरे साथ एक बार फिर से। कर्क रेखा 6 देशों से, भूमध्य रेखा भी कितने देशों से होकर गुजरती है? 6 देशों से। जबकि मकर रेखा की बात करें तो यह 5 देशों से होकर गुजर जाती है। और ये महाद्वीप मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस महाद्वीप का नाम क्या है? अफ्रीका। यहाँ पर एक झील है और इस झील का नाम है विक्टोरिया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ना, विक्टोरिया झील जो है वो किस मतलब रेखा पर है, तो याद रखना भूमध्य रेखा पर। एक प्रश्न और याद रखना, जैसे ये भारत, ये ग्लोब हो गया और ये भूमध्य रेखा होगी। अभी यहाँ पर बना हुआ भारत, भूमध्य रेखा से भारत जो वो कितनी दूरी पर है? याद रखना 876 किलोमीटर। कितना याद रखोगे? 876 किलोमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिलेगा। और भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में आता है? भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। लेकिन ये कोई ऐसा है नहीं उत्तरी गोलार्ध वाला। अब यहाँ पर एक रेखा खींची गई जिसका नाम है ग्रीनविच। अब ग्रीनविच जो रेखा है ना वो ऐसे होकर गुजरती है यहाँ से। क्या सर सच में ऐसी बात है? हाँ भाई हाँ, तीनों रेखाएं ये प्लस एक कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा होकर भी गुजर जाती है। इसलिए अफ्रीका को कहा जाता है अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप के नाम से कैसे जानते हैं अफ्रीका को? मानव के उद्भव का केंद्र भी इसे ही माना जाता है। ऐसे बताया जाता है मानव का जो उद्भव हुआ था वो यहीं से हुआ था। ठीक है, तो मानव के उद्भव का केंद्र भी इसे माना जाता है। सर्वाधिक देश किस द्वीप महाद्वीप में मिलेंगे? सर्वाधिक देश यही मिलेंगे। कितने? 54, 54 देश। ओके, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो सॉरी, अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं होकर जो है वो गुजरती है। तो इतनी बात आपको समझ में आई? चले बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ जाइए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी का जो नाम है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट। देखो, माउंट एवरेस्ट भाई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी के दो या सबसे ऊंचा पर्वत के दो? माउंट एवरेस्ट की यदि हम बात करें तो इसका प्राचीन नाम मिलता है पीक 15। ठीक है, माउंट मैकिनले। अब देखो, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा ये उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर एक खाड़ी है जिसे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी माना जाता है। इस खाड़ी का नाम है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी। और ऊपर जो है यहाँ, यहाँ आपको देखने को क्या मिलेगा? ग्रीनलैंड। क्या देखने को मिलेगा? ग्रीनलैंड। चलिए अब देखो मेरे भाई, ये जो अपना अफ्रीका है, सॉरी उत्तरी अमेरिका है, इस उत्तरी अमेरिका में यहां पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है इधर। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अलास्का। अलास्का पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है, सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है माउंट मैकिनले। और यही जो है वो इसका उत्तरी अमेरिका का सबसे सर्वोच्च चोटी जो है मानी जाती है। क्या नाम है? माउंट मैकिनले। अब एक पर्वत श्रृंखला इधर फैली है, इसका नाम है रॉकी। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लंबी पर्वत श्रृंखला पूछे तो आपको नाम याद रखना है रॉकी, और ऊंची पूछे तो याद रखना है ये
और कौन सी, मैकिनले। और यहाँ पर एक पर्वत माला है जिसका नाम है अपलेशियन। और प्राचीन पूछे तो आप नाम याद रखोगे अपलेशियन। अपलेशियन की बात करें तो इसका निर्माण होता है प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में। अरावली का निर्माण भी इसी के अंदर होता है, इसलिए दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला आप अरावली पढ़ते हो। यूराल पर्वत का जो निर्माण है वो किस काल में हुआ था, ये प्रश्न याद कर लेना, ऐसे आते हैं एग्जाम में। यूराल पर्वत का जो निर्माण है वो अर्सियन काल में हुआ, जबकि हिमालय पर्वत का जो निर्माण है यह, याद रखोगे आप, हिमालय जो पर्वत है अल्पाइन काल में बना था। कौन से काल में बना, अल्पाइन में। तो ये बात आप याद रखोगे। माउंट मैकिनले जो है वो सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की, उत्तरी अमेरिका की। ठीक है। एकांगुआ की बात करें तो यह एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी। और ये कहां पर है गुरुजी, ये है दक्षिणी अमेरिका में। कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लंबी कितनी का गुरुजी, लगभग मान के चलो 7200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 7200 किलोमीटर। इसका विस्तार जो है वो 7 देशों में। कितने देशों में, 7 देशों में। 7200 किलोमीटर है और इसका जो विस्तार है वो कितने देशों में आपको देखने को मिलता है, 7 देशों के अंदर। ठीक है। तो माउंट मैकिनले जो है वो अलास्का पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और वहीं बन जाती है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। और पूछे दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एकांगुआ। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अरे एशिया क्या, दुनिया की, विश्व की अगर पूछे ना, विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, खारे और मीठे की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की बड़ी झील कौन सी, तो आप उसी झील का नाम लिखोगे जो आपने सोचा है अभी। कौन सा नाम, केस्पियन। कौन सा नाम, केस्पियन सागर। केस्पियन, देखो तभी तो इसके आगे नाम लगा है सागर। ये कोई छोटी मोटी झील थोड़ी है, बहुत बड़ी जो है वो झील देखने को मिलती है। ये हो गई अपनी झील कौन सी, कैस्पियन सागर। अरे भैया, कैस्पियन सागर जो झील है वो कितने देश में विस्तृत है, 5 देश में विस्तृत है कैस्पियन सागर झील। हाँ जी, कौन कौन से हैं वो 5 देश, कौन कौन से जो है वो 5 देश हैं। नंबर 1 पर याद रखोगे रूस। नंबर 1 पर जो देश याद करोगे वो कौन सा, रूस। नंबर 2 पर जो देश याद करोगे वो आप याद कर लेना अजरबैजान, अजरबैजान। के बाद आप याद कर लेना कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बाद आप याद कर लेना तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान के बाद जो है वो आप याद करोगे ईरान को। तो इन 5 देशों में विस्तृत है कौन सी झील, कैस्पियन सागर झील। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में कैस्पियन सागर झील का विस्तार नहीं है, तो याद रह जागो। अरे बोलो, रह जागोगे ध्यान में, हाँ रह जागो। रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ये 5 देश आपको याद रखने हैं। देखो, बेकाल झील की यदि अपन बात करें तो एशिया की सबसे गहरी झील है। एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, सबसे गहरी जो झील है, गहरी जो झील है उसका नाम क्या है, बेकाल झील। बेकाल झील जो है वो कहाँ पर है बताइए, तो आप ये पढ़ते हो कि बेकाल झील जो है वो रूस में है। ठीक है। अच्छा, एक बेकाल झील होगी, एक मीठे पानी की होगी, एक खारे पानी की होगी। खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो भी आप क्या करोगे, कैस्पियन सागर। ये 5 देश में फैली है कैस्पियन, यही एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील बनती है। एशिया महाद्वीप का अगर पूछे सबसे बड़ा द्वीप,
एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम क्या है? बोर्नियो द्वीप। और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो सर दुनिया का पहला सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का पहला सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है पापुआ न्यू गिनी, और तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की। इसका राइट उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर, है ना। आ जाइए। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? बहुत प्यारा प्रश्न है। इनमें श्वेत रंग किसका देखता है? ऊपर से देखने पर, ऊपर से देखोगे तो आपको श्वेत रंग दिखेगा किसका? अंटार्कटिका महाद्वीप का। कौन से महाद्वीप का? अंटार्कटिका महाद्वीप। देखो अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, यहाँ पर आपको टोटली या तो बर्फ मिलेगी या पानी मिलेगा। और वो पानी भी क्यों हुआ है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल रही है। और याद रखना इस महाद्वीप का जो अंत है वो कैसे होगा? चलो ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ ये डूबने से होगा या पिघलने से होगा? इसका जो अंत है वो कैसे होगा? डूबने से होगा या पिघलने से? तो इसका राइट उत्तर रहेगा कौन से? डूबने से। क्या होगा भाई? डूबने से इसका क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। डूबने से इसका कैसे? क्योंकि देखो ग्लोबल वार्मिंग होगी, धूप पड़ेगी, और यहाँ पर जब धूप पड़ेगी तो बर्फ पिघलेगी, और पिघलने के कारण बर्फ डूब जाएगी। सॉरी, जो महाद्वीप है वो डूब जाएगा, पानी का स्तर बढ़ जाएगा, जिस कारण ये डूब जाएगा। 1985 में जेफरमैन ने यहाँ ओजोन छिद्र की, ओजोन श्रेणी की खोज की थी। तो ओजोन छिद्र की खोज भी जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर हुई है। देखो यहाँ पर कौन सा जीव पाया जाता है? तो आपको जीव जीव मिलेगा पेंगुइन। पेंगुइन, पेंगुइन जो है ना, ये खारा पानी भी, क्योंकि महासागरों का पानी खारा होता है, अंटार्कटिका महासागर में भी देखते हो, क्योंकि महासागर की श्रेणी से इसे वैसे तो बाहर निकाल दिया है। पानी क्या होता है? खारा। लेकिन पेंगुइन खारा पानी पी लेता है। ये खराब है दोस्तों, खारा पानी पी लेता है। क्यों? क्योंकि इसके एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है आर्बिटल ग्रंथि। और ये जो आर्बिटल ग्रंथि है ना, ये शरीर से खारे पानी को बाहर निकाल देती है, पानी को बाहर निकाल देती है, निकाल देती। शरीर से क्या है? खारा पानी जो बाहर निकल जाता है। इसलिए पेंगुइन की 18 प्रजाति पाई जाती है। कितनी प्रजाति? 18। इस 18 प्रजातियों में बात करें, सबसे बड़ा जो पेंगुइन होता है उसका नाम क्या है? एम्परर जो पेंगुइन होता है वो सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा जो पेंगुइन होता है उसको बोलते हैं ब्लू पेंगुइन। तो ब्लू जो पेंगुइन होता है वो सबसे छोटा होता है साइज में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अंटार्कटिका की बात करें तो यहाँ बर्फ जमी हुई है, इसे वैज्ञानिकों का महाद्वीप कहा जाता है। वैज्ञानिकों को समर्पित। वैज्ञानिकों को समर्पित महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पढ़ो इसको ध्यान से आप। हाँ जी, तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो महाद्वीपों का महाद्वीप तो भाई के आगे कोई बोल नहीं सकता, और वो भाई है एशिया। कौन सा है? एशिया। एशिया महाद्वीप की अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ा है। याद रखना, यहां पर अगर अपन बात करें एशिया महाद्वीप के अंदर, तो एशिया महाद्वीप में एक याद रखना सबसे गर्म स्थान इसका, और एक याद रख लेना सबसे ठंडा स्थान। एक याद कर लेना सबसे ज्यादा जहां वर्षा अधिक होती है, वर्षा ज्यादा होती है। द्वीप अपने पढ़ ही लिया।
ऊंचा पर्वत हमने देख लिया, बड़ी झील देख ली, गहरी झील देख ली, ठीक है, और लवणीय झील, सबसे खारी झील, वो यहाँ देखनी है, ठीक है। और इसके अलावा आप चलो एक बार सबसे लंबी नदी देख लेना, नदी देख लेना लंबी, एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है वो याद कर लेना। देखो, गर्म स्थान की बात करें तो गर्म स्थान में आपको नाम देखने को मिलेगा जेकोबाबाद, पाकिस्तान के अंदर है ये। यहाँ का तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठंडा स्थान की बात करें तो बरखोयास्क, बरखोयास्क, बरखोयास्क जो है वो रूस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वर्षा सर्वाधिक होती है मासिनराम, मेघालय में। और लवणीय झील है उसका नाम है वान, वॉन झील जो है वो कहाँ है, टर्की में, या तुर्की भी कह सकते हो। और नदी जो है यांगटी सिक्यांग, ये बात आप याद कर लेना मेरे दोस्त। यांगटी सिक्यांग जो नदी है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। गुरुजी कहां पर बहती है, ये नदी बहती है चीन में। कहां पर बहती है, चीन के अंदर, ठीक है ना ये बात। और वैसे लगभग नदी ना आपको चीन में दिखेंगी ज्यादातर, ठीक है। चलिए ये इतनी बात अपनी होगी क्लियर, एशिया महाद्वीप को याद कर लेना यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं, ये भी एशिया ही है। ये भी कौन सा महाद्वीप आएगा, एशिया महाद्वीप, ठीक है, ये बात याद कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन। मॉरिशस द्वीप कहाँ स्थित है, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर, कौन सा होगा इसमें राइट उत्तर। अब देखो, यहाँ जो महाद्वीप भरा हुआ है, ये जो महाद्वीप है ये आपको मिलेगा कौन सा महाद्वीप, हिंद महासागर। कौन सा महाद्वीप, हिंद महासागर। विषुवत रेखा जो है ना इस महाद्वीप को दो भागों में बांटती है, ऊपर उत्तरी हिंद महासागर, नीचे दक्षिणी हिंद महासागर। अब देखो, एक तो द्वीप याद रखना ये वाला, इस द्वीप का नाम है मेडागास्कर। कौन सा द्वीप, मेडागास्कर। अगर आपसे पूछे सुंडा गर्त कहाँ है, सुंडा गर्त, ठीक है, तो वो भी आप याद रखोगे हिंद महासागर के अंदर है ना। गर्त का मतलब क्या होता है, गर्त का मतलब होता है खाई, इस प्रकार से गहरी जो जैसे ये मतलब महासागर के नीचे की स्थिति बता रहा हूँ। महासागरों में नीचे इस प्रकार की जो है ये पानी भर गया इसके अंदर, इस प्रकार की जो आकृति मिलती है ना, ये हो गया गर्त। ये जो है गर्त जो होता है ना वो निम्न दाब का क्षेत्र होता है एक। यहाँ पर जो दाब वो क्या होता है, कम होता है, निम्न दाब का क्षेत्र होता है गर्त। अगर अपने बात करें सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो वो है मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। यहाँ इसका भी गहरा गर्त पूछे तो याद रखोगे चैलेंजर। कौन सा गर्त, चैलेंजर जो गर्त है वो सबसे गहरा माना जाता है। कौन सा गर्त माना जाता है, गहरा, चैलेंजर, ठीक है। तो हिंद महासागर में यहाँ पर एक और है जिसका नाम है अपने मॉरिशस। यहाँ पर है मॉरिशस, मॉरिशस अफ्रीका के पूर्व में,
अफ्रीका के पूर्व में कौन सा है? मॉरिशस। कौन सा हो गया इसका राइट उत्तर? हिंद महासागर। हिंद महासागर की जो आकृति है, आकृति वो है इंग्लिश अक्षर एम के समान। एम के समान आकृति का कौन है? हिंद महासागर। ठीक है। आर्कटिक महासागर की मैं आपको बात बताऊं, आर्कटिक महासागर की बात आऊं तो इसकी आकृति है डी के समान। ठीक है। प्रशांत महासागर की आकृति है ओ के दो या जीरो के दो। और अंटार्कटिक महासागर की जो आकृति है एस के समान है। कैसी है? एस के समान। चलिए अपने बात करते हैं आगे। निम्न में से किस महाद्वीप में मरुस्थल की समस्या न्यूनतम है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका। बताओ ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां मरुस्थल की समस्या ही नहीं है? तो यूरोप और दक्षिण अमेरिका है ना, वहां मरुस्थल बहुत कम है। और इनमें से भी सबसे कम है यूरोप में। यूरोप और दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर मरुस्थल आपको बहुत कम देखने को मिल है ही नहीं मरुस्थल यूरोप में। तो इसलिए सबसे विकसित विकसित महाद्वीप पूछे ना, विकसित विकसित महाद्वीप, वो आप करोगे क्या? यूरोप। चलिए इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यूरोप के अंदर। ठीक, अफ्रीका के अंदर आपको मरुस्थल बहुत देखने को मिलता है। मरुस्थल जो है वो देखने को अच्छा खासा मिलता है। कहाँ? अफ्रीका में। निम्न में से आकार के अनुसार, यानी आकार क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में लिखना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये घटते क्रम में मैं लिख देता हूं सात के साथ ही। देखो सबसे बड़ा मेरे साथ बोलो कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा कौन सा है मेरे साथ बोलो? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है तीन। तीन को ऐसे बना देंगे तो क्या बन जाएगा? ऊ। ये क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका। क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका। उत्तर के जस्ट विपरीत दिशा होती है दक्षिण, तो इसे क्या बोलेंगे? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। 5 नंबर की अगर बात करेंगे तो यहां पर आएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अब एक बच गया यूरोप, एक अफ्रीका। ए सबसे पहले आता है तो अफ्रीका ऊपर लिख दो और बाद में क्या लिख दो? यूरोप। तो ये इसका क्रम हो गया। अब ये देख लो कहाँ मिल रहा है। उत्तरी अमेरिका तीन, देखो तीन ऐसे बनता है तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका। ये तो हो गया गलत। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये गलत हो गया। उत्तरी अमेरिका बाद में दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ये भी गलत हो गया। राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट पर्सन। वेनिस, जिसे एंड्रियोटिक की रानी के नाम से जाना जाता है, वेनिस कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में, ग्रीस में, उत्तर पूर्वी इटली में। वेनिस की अगर अपने बात करें ना तो वो आपको कहाँ मिलेगा? उत्तर पूर्वी इटली में। कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तर पूर्वी इटली के अंदर। और यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है आल्पस। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो उसका नाम है माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक। ठीक है, याद रखना। ये कहाँ है? यूरोप में। इटली कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में। निम्न महाद्वीप में से इसमें अमेजन के वन अवस्थित है। अमेजन के वनों की मैं आपको बात बताऊं ना, तो अमेजन के जो वन से कहते हैं पृथ्वी के फेफड़े। पृथ्वी के फेफड़े। फेफड़े हैं भाई, बहुत बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि टोटल जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है ना, में से कुल ऑक्सीजन का 15 से 20% तो यहीं से प्राप्त होता है। कहाँ से? अमेजन के वन से। ठीक है। और अमेजन के जो वन है यहाँ पर लकड़ी पाई जाती है एक, जिसका नाम है वालसा। कौन सी लकड़ी है? देखो बहुत बात है इसके बारे में तो बताने वाली। मतलब वनों में आग लगती है, फॉरेस्ट फायर है ना, इसके क्या कारण? और ये लगनी कहाँ चाहिए? लग कहीं रही है, लगनी चाहिए घास में, लेकिन लग पेड़ों में रही है जो हानिकारक है। और घास ये लग कैसे लग, आग कैसे लग जाती है सर? ऑटोमेटिक, जो हमने सुना है जंगलों में आग लग जाती है, तो वो कैसे? देखो यहाँ घास फूस होती है, धूप के कारण सूख जाती है, तो उनमें घर्षण होता है, हवा के साथ हवा चलती है तो वो घर्षण करती है, इस कारण वो आग पकड़ लेती है। ठीक है। तो वालसा लकड़ी सबसे हल्की लकड़ी है, हल्की लकड़ी है, और ये पानी में भी खराब नहीं होती है। पृथ्वी की फेफड़े तो कहते हैं अमेजन वन को, और पृथ्वी की किडनी पूछे किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं मैंग्रोव वन।
कौन से वन? मैंग्रोव वन। तो इसका राइट उत्तर जो है वो हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। अमेजन नदी भी जो है वो यहाँ देखने को मिलती है। चलिए आगे। मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे से तो होकर गुजरती है। ब्राजील, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका से भी होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया, फिजी और टोंगा से होकर भी गुजरती है। युगांडा, केन्या, सोमालिया। युगांडा, केन्या जो सोमालिया है, यहाँ से मकर रेखा नहीं गुजरती होकर। मैंने अभी अफ्रीका कराया और अफ्रीका में बीच में जो रेखा कराई वो भूमध्य है। मकर रेखा तो दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरती है ना, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट पर्सन की। निम्न में से कौन सा एक महाद्वीप श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका, श्वेत महाद्वीप। सफेद रंग का कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका, पूर्वी एशिया या यूरोप? तो श्वेत महाद्वीप के नाम से अंटार्कटिका महाद्वीप को जो है वो जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना, इसे क्या कहते हैं? मानव का घर। देखो ऑस्ट्रेलिया जो है, एक आपको नाम यहां सुनने को मिलेगा, ओसिनिया या ओसानिया। ओसानिया के में क्या क्या आता है? देखो एक तो आता है माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया, पिलोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड। इन सब से मिलकर जो है वो क्या बनता है? केनिया। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट कुक। अब देखो कुक नाम से कुछ भी प्रश्न आए ना, उसमें आप न्यूजीलैंड कर देना। इसकी खोज किसने की थी? कुक द्वारा, जेम्स कुक द्वारा इसकी क्या की गई थी? न्यूजीलैंड की खोज। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इस महाद्वीप की संरचना एस के समान है, ये हमने अभी आपको बता दिया। वो कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। अब बात करते हैं अपने राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? देखो राज्य का नहीं, राजस्थान का जो हाड़ौती वाला इलाका है ना, हाड़ौती, वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो हाड़ौती कहाँ है? दक्षिण और पूर्व। ऑप्शन में है क्या? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, पूर्व पश्चिम, अरब सागर। अच्छा अब बात देखो अरब सागर की, ये जो वर्षा प्राप्त करता है ना, ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उसकी वर्षा प्राप्त करता है। जबकि अपना ये जो राजस्थान है, यहां से आएगा अरब सागर, तो ये दिशा होगी दक्षिण, ये दिशा कौन सी होगी? पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम लिखा हुआ है क्या? कहां पर? ये लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 2 में, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं बांसवाड़ा जिले को। मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बांसवाड़ा जिले को। राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है? देखो परिवर्तनशीलता का मतलब क्या होता है? जहां पर वर्षा कम हो, परिवर्तनशीलता होती रहती है वहां पर, तो कम वर्षा होती है जैसलमेर में। तो सर्वाधिक परिवर्तनशीलता मिलेगी ना, वो जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। और न्यूनतम अगर परिवर्तनशीलता देखनी है तो जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो जिला कौन सा हो गया? झालावाड़। तो सर्वाधिक पूछा है तो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है ना, वहां पर ये आपको देखने को मिलेगी। तो सर्वाधिक परिवर्तनशीलता मरुस्थलीय क्षेत्र में। उपाद्र जलवायु क्षेत्र का कौन सा भाग है? पूर्वी मैदान, अरावली प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग या लूनी बेसिन? इसका राइट उत्तर जो है वो बताइए जल्दी जल्दी। चलिए अब हम बात करें उपाद्र की, तो इधर शुष्क हो गई, अर्धशुष्क, फिर उसके बाद जो आएगा उपाद्र, और उपाद्र में जो है वो हमारी पर्वतमाला आएगी जिसका नाम क्या है? अरावली। फिर आद्र होगा और फिर अति आद्र होगा। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। चलिए नेक्स्ट। राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जो है वो कहाँ पर है? बहुत प्यारा शानदार प्रश्न है। तो मौसम विभाग की जो वेधशाला है भारतीय की, वो जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशीयता का निम्न में से प्रमुख कारण क्या है? सूर्य ताप की अधिक मात्रा, समुद्र तट से दूरी, धरातल का स्वभाव और वायु की दिशा। देखो इनमें अगर अपन बात करें ना, यहाँ पर बात कर रहा है पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का जो प्रमुख कारण माना जाता है वो माना जाता है धरातल का स्वभाव। आप इसमें ना सूर्य ताप की अधिक मात्रा मत कर देना।
थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि सूर्य ताप भी क्यों पड़ा है, धरातल के कारण। अब सूर्य तो एक मतलब अपना जो प्रकाश है वो दे रहा है। अब यहाँ धरातल का स्वभाव ही ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उसके कण क्या होते हैं, मोटे। इससे क्या है जी, प्रकाश की किरणें बहुत गहराई तक चली जाती हैं, इसीलिए वो जो भाग है वो जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? AW दक्षिणी जी बिल्कुल सही है। CWG उत्तरी राजस्थान नहीं है, ये पूर्वी राजस्थान के आसपास का जो बेल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। उत्तरी राजस्थान इसका कतई उत्तर नहीं करना है। वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण आधार पर माना है, एंड्रयू टी वार्था, थॉर्नवेट, कोपेन। देखो यहाँ पर बात किसके अनुसार कर रहे हैं, वर्षा के अनुसार। तो वर्षा के अनुसार अगर अपन बात करेंगे तो अपना जो थॉर्नवेट जी है उनके अनुसार जो है ये बात कही गई है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो ये ऑप्शन आपके सामने 5 लिखा हुआ है। 5 जलवायु प्रदेश में जो है वो बांटा गया है। राजस्थान को कितने जलवायु खंड में बांटा गया है? 5। अब इसके बाद आगे बात करें, इन कथनों पर विचार करना है। राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती जाती है, एकदम सही बात है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत नहीं है। बंगाल की खाड़ी से ही राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और भारत में भी सबसे ज्यादा वर्षा कहां से होती है? बंगाल की खाड़ी से। राजस्थान में अरब सागर से तो 10% ही वर्षा हो पाती है, 90% वर्षा तो बंगाल की खाड़ी से ही होती है। पश्चिमी राजस्थान में केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, बिल्कुल सही बात है, शीतकाल में यहाँ वर्षा होती है। राजस्थान का 50% भाग शुष्क व अशुष्क जलवायु का है, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो इसमें राइट उत्तर आप मानो 1। अच्छा एक मिनट, यहां पर जो है एक बात कही गई है, केवल शीतकाल, केवल मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता, केवल ही मतलब शीतकाल में होती है और तो कहीं कभी होती नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा अपना राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती जाती है। ठीक है, घटती जाएगी, ये बात सही है। पहले नंबर 1 नंबर बात सही है। दूसरा, मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है, ये गलत हो गया। जहां जहां दो वो काट दो, गलत हो गया। अब 1 नंबर ये क्यों नहीं मार रहा? राजस्थान में वर्षा, 1 मिनट रुको अपने बना लेते हैं। यहाँ राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ये जिला है झालावाड़। न्यूनतम वर्षा वाला जिला है वो है जैसलमेर। ये हो गया दक्षिण पूर्व, ये हो गया उत्तर पश्चिम। ठीक है, अब वर्षा अधिक यहाँ होती है, तो इस प्रकार से जो वर्षा वो घटेगी, ऊपर की ओर जाएगी, ऐसे वर्षा जो है वो घटेगी, क्योंकि जैसलमेर ये वाला इलाका, यहाँ कम वर्षा होती है, यहाँ ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व, बिल्कुल ये इन्होंने पॉइंट यहाँ गलत लगा दिया। सीधा दक्षिण पूर्व देते ना तो थोड़ा बेहतर रहता, फिर इन्होंने आगे लिख दिया उत्तर और उत्तर। अब उत्तर से इधर से सीधा थोड़ी घट जाएगी, पश्चिम से घटेगी ना, अगर ये देते तो ठीक है, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। देखो अगर हमने समझ के चीज की हुई ना तो वो कभी भी गलत नहीं होगी। अब अपने को पता दूसरा तो है ही नहीं उसका उत्तर, तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका उत्तर सीधा आया पड़ा है 3 और 4। ये बात भी सही है केवल, और ये बात भी सही है 50% भाग, कि आरपीएससी ने ये प्रश्न का उत्तर जो है वो 3 और 4 माना है। क्लियर? चलिए लास्ट, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी अपने को कौन सा कथन बताना है सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। राज्य की जलवायु उष्ण व शुष्क प्रकार की है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। ये गलत हो गया ना, सही बताना है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है, ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में से एक राइट उत्तर होगा। राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है, और राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। तापमान की तो है, लेकिन वर्षा की चरम सीमाओं पे नहीं है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। नेक्स्ट ये अपनी जो टेस्ट सीरीज है, इससे जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ जी नमस्कार। दूसरा पेपर हमारा हो चुका है, ठीक है, और उसमें जो हमारे पॉलिटी के जो क्वेश्चन रहेंगे उसके आंसर अपन देख लेते हैं। देखो इधर ध्यान से, पहला क्वेश्चन है कि नाममात्र कार्यकारी प्राधिकारी, ठीक है, कौन होता है? देखो ध्यान से समझना इस बिंदु को कि हमारे यहाँ
भारत में कौन सी शासन व्यवस्था संचालित हो रही है? संसदीय शासन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। और संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जो हमारी जो सरकार जो कार्यपालिका होती है, इस कार्यपालिका के स्वरूप जो होते हैं वो दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। एक होता है वास्तविक कार्यपालिका और एक होता है नाममात्र कार्यपालिका। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक कार्यपालिका के जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुख्यमंत्री को कहा जाता है। और नाममात्र कार्यपालिका के अध्यक्ष आप किसको कहोगे? राज्यपाल को कहोगे। ठीक है, तो इस प्रकार सही आंसर कौन सा रहेगा? नंबर 4 रहेगा। ठीक है, भी अब बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के पास चयन के लिए कोई नहीं है, मतलब कौन सा एक जो है अधिकार नहीं है? तो विशिष्ट प्रक्रिया जो है ये विधानमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है, ये मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं तैयार किया जाता। तो ये अधिकार मुख्यमंत्री के पास नहीं होगा। इसके बाद में किसके अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 163 इसमें जो है मंत्री परिषद के बारे में बात की गई है और राज्यपाल की विवेकीय शक्ति के बारे में बात की है। और अनुच्छेद 164 ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 164 एक का जो क्लोज है उसमें ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल क्या करेगा? मुख्यमंत्री की, किसकी? मुख्यमंत्री की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। तो हमारा सही आंसर जो रहेगा वो अनुच्छेद 164 है, वो देखने को मिलेगा। ठीक है, राज्यपाल को ध्यान से सुनना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि संसदीय शासन व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? संसदीय शासन व्यवस्था। और इसमें एक परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री जो बनेगा राज्यों में, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो बनता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए एक परंपरा अपनाई गई है कि मुख्यमंत्री जो है हमेशा वही बनेगा जो विधानसभा में, ध्यान से सुनना बच्चा, विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता है उसी को आप क्या बनाओगे? मुख्यमंत्री बनाओगे। और प्रधानमंत्री के लिए है लोकसभा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता है उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। तो यहां पर हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का पूछ रहे हैं कि राज्यपाल को बहुमत वाले दल के नेता को मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ राज्य विधानसभा से जो बहुमत दल का नेता है उसकी क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। बहुमत दल के नेता, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखो महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को कौन सलाह देता है? महाधिवक्ता राज्य का विधि अधिकारी होता है, राज्य का एक विधि अधिकारी होता है। और महाधिवक्ता के बारे में एक विशेषकर आर्टिकल 165 है और इसमें स्पष्ट लिखा है कि महाधिवक्ता जो है इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और राज्यपाल जब इसकी नियुक्ति करेगा तो उसको सिफारिश की जाएगी किसके द्वारा? मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या रहेगा? मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, राज्य विधानमंडल के सत्र बुलाने और स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को कौन सलाह देता है? तो ध्यान से सुनिएगा, एक अनुच्छेद है हमारे संविधान का, आर्टिकल 174। कौन सा अनुच्छेद है? 174। आर्टिकल 174 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल जो है सीएम की सिफारिश पर क्या करेगा? सीएम की सिफारिश पर विधानसभा में सत्र बुलाएगा और सत्रावसान भी करेगा, यानी सत्र को समाप्त भी करेगा। तो ये सारी की सारी जो है ये कौन करता है? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करता है। तो सही आंसर रहेगा नंबर 2। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन से पद का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री ये गैर संवैधानिक पद हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस पद का उल्लेख जो है इस संविधान में नहीं है, तो वो है उप मुख्यमंत्री का जो पद, जो कि संविधान में नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री रहा है जो मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेने के समय विधानसभा के सदस्य नहीं है? इनमें से पहला बताना है आपको, इनमें से पहला बताना है। तो ध्यान देना है, भैरव सिंह शेखावत। तो भैरव सिंह शेखावत जो है और एक गहलोत जी हैं, अशोक गहलोत। ठीक है, इनमें से भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत जो है वो जब मुख्यमंत्री बने थे तो सदस्य नहीं थे,
यानी राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तो भैरव सिंह शेखावत जो है पहले आते हैं। 1977 में जब राजस्थान में सरकार बनती है तो केंद्र सरकार के द्वारा भैरव सिंह शेखावत, पहले क्या थे, ये लोकसभा के सदस्य थे, तो उनको राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया जाता है और फिर ये कोटा से निर्वाचित होकर आते हैं और सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा भैरव सिंह शेखावत। इसके बाद में निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में नहीं है? मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली, बिल्कुल सही बात है, 17 साल तक के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हैं। 1975 में जो आपातकाल लागू होता है उसमें हमारे हरिदेव जोशी थे, ये भी सही बात है। बरकतुल्ला खां सबसे कम समय के मुख्यमंत्री है, ये गलत बात है, क्योंकि मात्र 16 दिन के लिए सीएम जो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो रहे हमारे कौन, हीरालाल देवपुरा। कौन रहे हैं? हीरालाल देवपुरा। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? 3 रहेगा। नहीं पूछा है तो ये रहेगा। ठीक है, हाँ, वेंकटा जो निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, बिल्कुल सही बात है, निर्वाचित नहीं थी बल्कि उनको क्या हुई थी, नियुक्ति हुई थी। राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी निर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंधित उप मंत्री को बांटा जाएगा? देखो ध्यान से सुनना, जो सारे जो कार्य होते हैं ना, विभाग बांटने के, विभाग आवंटन के, ये सारे जो कार्य हैं ये कार्य किए जाते हैं मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर किए जाते हैं? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, और राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है। तो यह सही आंसर रहेगा नंबर 3। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय शासन प्रणाली की योजना किसको प्रदान की है? देखो, संसदीय शासन योजना के तहत जो नियुक्ति होती है वो किसकी होती है? प्रधानमंत्री की, लोकसभा में बहुमत दल की। तो इसका सही आंसर होगा ये। ठीक है, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का पदाधिकारी होता है। इसके अकॉर्डिंग जूरी कार्यकारी, विधि समस्त गवर्नर, वास्तविक कार्यकारी, विधि सम्मत कार्यकारी। ठीक है, हाँ, वास्तविक कार्यकारी का अध्यक्ष होता है, तो सही आंसर है इसका कौन सा? वास्तविक कार्यकारी। ठीक है, प्रधानमंत्री इसका मुख्य होता है कि संसदीय शासन व्यवस्था हमारे देश में संचालित है। कौन सी व्यवस्था हमारे देश में संचालित है? संसदीय शासन व्यवस्था संचालित है। इस वजह से जो है वो क्या होगा कि मुख्य माना जाता है, क्योंकि जो वास्तविक कार्यपालिका है, ध्यान से सुनना, कौन सी कार्यपालिका? वास्तविक कार्यपालिका। और वास्तविक कार्यपालिका के जो मुखिया रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, वो किसको माना जाएगा? प्रधानमंत्री को माना जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाने का अनुच्छेद है आर्टिकल 75, आपको बता के आया हूं। ठीक है, तो आर्टिकल जो 75 है वो किससे रिलेटेड है? वो मंत्री परिषद की संरचना से रिलेटेड है। और इसी आर्टिकल में 75(1) में ये बात लिखी है कि प्रधानमंत्री जो है उनकी क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। तो यहां पर जो रहेगा अनुच्छेद 75 है वो आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ते, ध्यान से सुनना, प्रधानमंत्री और अन्य जो पदाधिकारी होते हैं केंद्र में, उनका जो वेतन और भत्ते हैं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? अनुसूची 2 के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। और इनका जो निर्धारण है वो निर्धारण किया जाएगा संसद के द्वारा। किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? संसद के द्वारा। ठीक है, और ये संसद के द्वारा जो है निर्धारित किए जाते हैं। तो भारत की जो संचित निधि होती है, संचित निधि से ये वेतन दिए जाते हैं। तो ध्यान देना है, संचित निधि से दिए जाएंगे और निर्धारण कौन करेगी? संसद। तो सही आंसर रहेगा संसद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उसकी नियुक्ति, ध्यान से सुना, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। उनकी नियुक्ति जो है 5 वर्ष की निश्चित अवधि, ध्यान देना, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल जो होता है हालांकि 5 वर्ष का जरूर होता है लेकिन निश्चित नहीं होता, ये ध्यान रखना है। निश्चित इसलिए नहीं होता क्योंकि यदि प्रधानमंत्री के पास, ध्यान से सुनना, यदि प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है, लोकसभा में बहुमत नहीं है, तो उसकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो निश्चित वाला कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा गलत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते नहीं। इनको जो शपथ दिलाने का जो काम है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है,
तो यानी दूसरा कथन और तीसरा कथन गलत है, तो केवल एक इसमें क्या रहेगा, सही रहेगा। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही बात है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही बात है। मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी सही बात है। तो इसके 1, 2 और 3 ये सारे स्टेटमेंट क्या रहेंगे, सही रहेंगे। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के मंत्री शामिल होते हैं, तो ध्यान देना है, समझना इस बात को कि मंत्रिपरिषद जो होती है, इस मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री आपको देखने को मिलेंगे। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उसके बाद में उप मंत्री। तो यहां पर तीनों ऑप्शन हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो सही आंसर रहेगा 1, 2, 3। केंद्रीय मंत्री के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, ध्यान से सुनना। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। मंत्री बनने की जो योग्यता है संविधान में आर्टिकल 75 में, वो योग्यता है कि संसद का सदस्य होना चाहिए। अब संसद का सदस्य होना चाहिए तो इसका मतलब है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य हो सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो बिल्कुल सही बात है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो 1 और 2 दोनों कथन इसके क्या होंगे, सही होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन से सही है? देखो इधर सही कथन आपको बताना है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, बिल्कुल सही बात है। पद और गोपनीयता की शपथ जो है प्रधानमंत्री ग्रहण करता है, ठीक है। और अनुसूची 3 के अनुसार ध्यान रखना है, अनुसूची 3 के अनुसार प्रधानमंत्री भारत की संप्रभुता अखंडता, ध्यान रखना, राष्ट्रपति की ये शपथ ग्रहण करता है, न कि प्रधानमंत्री केवल और केवल पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है, तो ये गलत होगा। तो केवल एक सही का इसमें जो है आंसर देखने को मिलेगा। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कथन जो है उस पर विचार करें। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ध्यान देना कि मंत्रिपरिषद जो होती है, समझना इस बात को, मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी उनको जवाबदेही होती है लोकसभा में। अगर वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं ना, तो किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव जो होता है ना, वो केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अगर ये पास हो गया ना लोकसभा में तो सरकार गिर जाती है। तो यहां लिखा है कि इस्तीफा देना होगा, बिल्कुल सही बात है। किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। किसी भी मंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो 1 और 2 दोनों सही होंगे। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से किस विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? बार बार बात रिपीट हो रही है तो आप सब जान चुके हो, लोकसभा के प्रति ये क्या रहेगी, उत्तरदायी होगी। निम्नलिखित में से पूर्व प्रधानमंत्री पर विचार करें, इसका जो सही आंसर रहेगा बी, डी, ई, एफ और सी है, वो इसका सही आंसर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको क्या करने होंगे, खुद को याद करने होंगे। प्रधानमंत्री का एक लिख लो, क्रम लिख लो और उसके बाद में सन लिखो, ठीक है। इंदिरा गांधी के बाद में जो मोरारजी देसाई बनते हैं और मोरारजी देसाई के बाद में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं ना, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि पहले प्रधानमंत्री से लेकर इंदिरा गांधी तक आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 1977 तक आप कौन कौन रखोगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, बीच में आते हैं गुलजारी लाल नंदा, कार्यवाहक होते हैं। देखो नेहरू जी, गुलजारी लाल नंदा, कार्यवाहक, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, 3 हो गए। इनकी डेथ होने के बाद में गुलजारी लाल नंदा फिर आते हैं कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद 1977 में कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई के बाद में जो प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी तक, वो क्रम आपको क्या करना होगा, याद करना होगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा बी, डी, ए, ई, एफ, सी, ठीक है। निम्नलिखित में से
प्रधानमंत्री में से किसने किस मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? ध्यान रखना, चंद्रशेखर के समय भी प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू के समय बने थे, इंदिरा गांधी के समय बने थे, तो राजीव गांधी के समय नहीं बने थे। ये आप थोड़ा ध्यान देना है। तो सही आंसर रहेगा कौन सा? राजीव गांधी। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन है जो अधिनियम राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को डिसाइड करता है? देखो 91वां संविधान संशोधन कौन सा है? 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें लिखा है कि विधानसभा है, उस विधानसभा का 15% से अधिक जो है मंत्री नहीं होना चाहिए, और कम से कम आप कितने सदस्य मंत्री रख सकते हो? 12, कम से कम 12 और अधिकतम 15% से नहीं होने चाहिए। इसमें क्या लिखा है? मंत्रिपरिषद का आकार, तो 91वां संविधान संशोधन 2003। तो इसका जो 2 नंबर आंसर है वो हमारा सही होगा, ठीक है। और ये हमारी जो सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसके वीडियो कोर्स है, पूरी हमारी पॉलिटी रिकॉर्डेड है, लाइव भी है, आप इसको देख सकते हो। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप इन नंबर पे कॉल करें। और ये हमारी टेस्ट सीरीज जो आपका सॉल्यूशन हमने बताया है, इसको भी आप परचेज कर सकते हो। ओके भी, बेस्ट ऑफ लक।